फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल सुनीता विद सुनीता, जहां आप सुन रहे हैं नीलोत्पल मृणाल द्वारा लिखित उपन्यास डार्क हॉर्स। पिछले अध्याय में हमने जाना कि पीटी के फॉर्म आ चुके हैं और मुखर्जी नगर और उसके आसपास के इलाके पीटी के प्रेशर से पूरी तरह उत्साहित हैं। देखते हैं आगे क्या होता है। मिलते हैं अगले अध्याय में। डार्क हॉर्स चैप्टर 19। पीटी के प्रेशर से पूरा मुखर्जी नगर उबल रहा था। हर कान से भाप निकल रही थी और हर दिमाग की सीटी बजी हुई थी। आखिर वह दिन आ ही गया जिसके लिए लाखों विद्यार्थी देश के कोने कोने से यहाँ आते थे। आज पीटी का एग्जाम था। किसी के लिए कयामत का दिन तो किसी के लिए जिंदगी बदलने की शुरुआत का दिन। 6 बजे सुबह ही बत्रा पर अपने अपने सेंटर पर जाने वालों की इतनी भीड़ थी कि मानो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने रामलीला मैदान में मजदूरों की रैली रखी हो। राय साहब नहा धोकर तैयार होकर निकल गए। लगातार फोन पर फोन आ रहा था। फूफा, मौसी, नाना, दादी, बड़का चाचा, छुटका मामा, सबका फोन आ रहा था और परीक्षा के आशीर्वाद मिल रहे थे। जितना भी अधिक से अधिक संभावित हुआ और आशीर्वाद जमा किया जा सकता था, राय साहब फोन पर किए जा रहे थे। इधर संतोष पूजा पाठ कर तिलक लगा निकला था। 15 दिन पहले से ही पिताजी ने कुरियर कर पन्ना और पुखराज की अंगूठियां भेजी थी। उसने उन्हें ऐसे पहना जैसे कोई युद्ध में जाने से पहले योद्धा कवच पहनता हो। माँ ने कुल देवता और याददाश्त में जितने भी देवी देवता थे सबको याद कर लेने को कहा। गांव के जग बाबा पर चढ़ा भभूत पॉकेट में रख लिया था संतोष ने। दादी ने गांव के भैरव बाबा के मंदिर पे चढ़ा अक्षत भी भिजवाया था और कहा था परीक्षा हॉल में घुसते पहले उसे अपने अपने आसपास छीट दे। बत्रा पहुंच उसे याद आया कि उसने दही चीनी नहीं खाया था। उसकी नजर मदर डेयरी की दुकान पर गई। एक मीठी दही लेकर झटपट खाया। हालांकि उसके मन में यह बात आई कि दही तो ठीक था, पर पता नहीं चीनी डालकर मीठा किया होगा या फिर किसी और रासायनिक पदार्थ से। रात पिताजी ने एक ज्योतिषी से बात करवाई थी और उन्होंने एक मंत्र दिया था और कहा था कि परीक्षा हॉल में लगातार मन ही मन इसका जाप करता रहे। संतोष ने अभी रास्ते से ही जाप करना प्रारंभ कर दिया था। वह समय पर ही सेंटर पहुंच गया। बाहर गेट पर अपना रोल नंबर देख अंदर अपनी सीट पर जा बैठा। बैठने के साथ जेब से अक्षत निकाली और छींटने लगा। तभी पास का एक लड़का अचानक चिल्लाया। एक दाना उसकी आंख में चला गया था। संतोष ने झट से अपना रुमाल निकाला और लड़के के आंख से चावल का दाना निकाला। सॉरी भाई साहब, वो पता नहीं मेरी जेब में कहाँ से चावल का पड़ा था। थोड़ी पेंसिल निकालने में देख के झाड़े तोड़कर पड़ गया, माफ कर दीजिए। संतोष ने माफी मांगते हुए कहा। सोचा सब भगवान की कृपा है, वरना एक लफड़ा होने से बचा, वरना अभी झगड़ा करता कि एग्जाम देता। उधर मनोहर, गुरु, विमलेंदु और मयूराक्षी सभी अपने अपने सेंटर पर पहुंच चुके थे। दोनों सत्रों की परीक्षा खत्म हो गई। खत्म होने के बाद संतोष पसीने से नहाया हुआ, चेहरे पर थकान और संतुष्टि का सम्मिश्रित भाव लिए इस तरह निकला जैसे सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष की यात्रा के बाद यान से निकल रही है। दूसरे दिन सभी शाम को बत्रा पर मिले। अभी संतोष, मनोहर, गुरु और विमलेंदु पहुंचे ही थे। सबने एक दूसरे से स्कोर पूछा। वहां पर संतोष का संभावित स्कोर सबसे ज्यादा निकल कर आ रहा था। लोगों को विश्वास भी करना पड़ा था, क्योंकि एक तो फ्रेशर का जोश, ऊपर से इतना आत्मविश्वास है, यानी कि तगड़ा परफॉर्म करके आया था संतोष। वास्तव में यूपीएससी के प्रश्न पत्रों की यही खासियत होती थी कि परीक्षा देने के 24 घंटे तक हर कोई उसका सही जवाब देने के आत्मविश्वास में रहता था। यह आत्मविश्वास और शानदार परफॉर्मेंस का भरोसा धीरे धीरे 7 दिनों में टूटता था, क्योंकि 7 दिन से पहले प्रश्नों के सही उत्तर तो सारे कोचिंग और विद्यार्थी भी मिलकर ढूंढ नहीं पाते थे। इंटरनेट भी बस सहायता ही करता था। सीधा उत्तर तो गूगल के बाप के पास भी नहीं होता था। सब चाय पी रहे थे। तब तक परफ्यूम छिड़के, काला चश्मा लगाए, जींस टी शर्ट पहने एक लड़का आया और उन सब से हाथ मिलाने लगा। अरे अरे अरे, ई का हो जादू? राय साहब आप? महाराज आप तो एकदम लौंडा लग रहे हैं, मनोहर ने उछलते हुए कहा। अरे आप लोग तो जान ले लीजिएगा महाराज, आप सब इतना फैशन करते हैं, तनी हम कर लिए तो बवाल काट दिए का? ये तो अन्याय है।
राय साहब ने हंसते हुए कहा। आज पहली बार सबको राय साहब के साथ खड़े रहकर बात करने में अपनी नाक की तरफ से बेफिक्र रहना हुआ था। आज तो पूरा परफ्यूम में नहा कर आए थे राय साहब, नहीं तो हमेशा पसीने में सनी मध्यकालीन शर्ट दूर से ही जनता को सावधान कर देती थी। चलिए, ये पेन ड्राइव लीजिए और कोई 10-20 ठो हॉलीवुड का फिल्म डालिए इसमें, राय साहब ने मनोहर के हाथ में पेन ड्राइव देते हुए कहा। का? अरे वाह रे मेरे रोटी कपड़ा और मकान के हीरो राय साहब, आप हॉलीवुड देखिएगा? गुरु ने उछलते हुए कहा। लीजिए। अरे इसमें क्या है गुरु भाई, कौन सा अंग्रेजी में देखना है, सब हिंदी में तो होता है, राय साहब ने कहा। मुखर्जी नगर में हॉलीवुड की फिल्मों का हिंदी में डब किया संस्करण छात्रों में खूब चलता था। ऐसी फिल्मों को देखना और इन फिल्मों की कारीगरी पर सार्थक चर्चा कर फिल्म के निर्देशक और अभिनेता अभिनेत्रियों की तारीफ करना लड़कों को एक प्राउड वाली फीलिंग देता था। ऐसी फिल्मों के संवाद के वक्त कलाकारों के शरीर अंग्रेजी में हिलते थे, पर आवाज हिंदी में आती थी। हिंदी भी मामूली वाली नहीं, इतनी परिष्कृत और तत्सम शब्दों से सजी भरी भरकम हिंदी के संवाद होते थे। देखने वाले देखते अंग्रेजी में पर सुनते हिंदी में थे। एंजेलिना जॉली, टॉम क्रूज, सलमा हायक, अल पचिनो, डॉनी डेप के नाम यहाँ इतने फैमिलियर थे कि मानो वे सब भोजपुरी फिल्मों के कलाकार। पेन ड्राइव लेकर मनोहर ने रख लिया और कल लेने को कहा। राय साहब के खुशबूदार रोटियों वाली एंट्री के बाद परीक्षा पर चर्चा बंद ही हो गई थी। रंग बिरंगी बातों के बाद सब लोग वहां से अपने कमरे की ओर निकले। चलते चलते राय साहब ने बताया कि उनका रूम पार्टनर तो गांव से वापस ही नहीं आया और रूम छोड़ दिया, और साथ ही बताया कि अभी बगल वाले कमरे में एक अच्छा लड़का गोरेलाल यादव आया। यह गोरेलाल ही था जिसने राय साहब के रहन सहन का पैटर्न ही चेंज कर दिया। गोरेलाल यादव आजमगढ़ का रहने वाला था, कभी न छूटने वाला गहरा पक्का रंग, 5 फीट 5 इंच की लंबाई, आंखों में रेगिस्तान वाली प्यास, होठों से लगातार टपकती चाहत, सिर पर काम भर बाल, सामने के 2 दांतों के बीच 2 जिला दर्रे जितना फासला, कुल मिलाकर उसका व्यक्तित्व लोगों को एक नजर में आकर्षित तो जरूर करता था कि आखिर यह आदमी कौन है। घर वालों ने सुन रखा था कि आदमी पर नाम का प्रभाव पड़ता है, ऐसा ही सोचकर उसने उसका नाम गोरेलाल रख दिया था, पर उसे देखकर साफ लग रहा था कि उसने इस मान्यता को पूरी तरह खारिज कर दिया। उसके नाम का 27 साल बाद भी उसके व्यक्तित्व पर रत्ती भर भी प्रभाव न पड़ा। कितनों की तरह गोरेलाल भी यहाँ आईएएस बन अपनी किस्मत चमकाने आया था। किस्मत के साथ खुद को चमकाने का प्रयत्न भी उसको सदा बना रहता था। वह स्वतंत्र स्व सौंदर्य प्रसाधनों का न केवल विशद ज्ञाता था, बल्कि उनका उपयोग भी वर्षों से किए जा रहा था। बाजार की ऐसी कोई सस्ती या महंगी गोरेपन की क्रीम नहीं थी जिसके दावों को उसने अपने गाल पर फेल न किया हो। टीवी विज्ञापनों और अखबारों में गोरेपन का दावा करने वाले सभी क्रीमों ने उसकी गाल पर जाकर हार मान ली थी। वह इन क्रीमों के लिए चलता फिरता आतंक था। उसके गाल कई कंपनियों के लिए प्रयोगशाला भी थे। उसी ने राय साहब को समझाया था कि केवल ज्ञान से व्यक्तित्व का निर्माण नहीं होता, संवेदना के साथ व्यक्तित्व के शिल्प पर भी ध्यान देना चाहिए। अच्छा कपड़ा लत्ता पहने तो सियार भी शेर लग सकता है। गोरेलाल को लड़कियों में उतनी ही रुचि थी जितनी तेंदुलकर को क्रिकेट में। यह अलग बात थी कि यह रुचि उसके मन तक ही सीमित थी। वास्तविक जीवन में अभी उससे एक खोजी यात्री ही था। ऐसे कुविचारों से प्रेरित उल्टी सीधी कल्पनाओं का उसके दिमाग में इतना कूड़ा ढेर कर रखा था कि उस पर चढ़ वह कुंठा के एवरेस्ट में पहुंच चुका था, जहां से गिरकर आदमी केवल पाउडर हो सकता था। पर चाहे कुछ भी हो, राय साहब अभी उसकी संगत की रंगत में रंग गए थे। राय साहब के जीवन में यह पुनर्जागरण की तरह आया था। गोरेलाल ने कमरे पर खाना बनाने के लिए एक महिला कुक रखा था। उसका नाम था आयशा और उसके 2 छोटे छोटे बच्चे भी थे। मुखर्जी नगर में खाना बनाने के लिए कुक रखने का खास चलन था। असल में कुक के द्वारा खाना बनवाने से खुद के अंदर एक अधिकारी वाली फीलिंग आती थी। लगता ही नहीं था कि वे विद्यार्थी हैं और उन्हें पढ़ने के साथ झाड़ू पोछा, कपड़ा धोना, खाना बनाने तक का सारा काम करना है। इन कामों के लिए भी कई विद्यार्थी अलग से काम वाली रखते थे।
एक अधिकारी की तरह जीवन जीते हुए तैयारी करने का कॉन्फिडेंस ही अलग होता है। गोरेलाल के कमरे पर जैसे ही कुक आती थी, एक गाना तभी हमेशा मोबाइल पर बजता रहता था। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। गोरेलाल के इस प्रेरक गीत का रहस्य किसी को समझ में नहीं आता कि यह गाना आईएएस के लिए बजता था या आयशा के लिए। गोरेलाल बेड से उठ दौड़कर किचन में जाता और जब तक वह बर्तन धोती तब तक वह गोरेलाल सब्जी काट कर तैयार कर लेता। उसके बाद वह चूल्हा जलाकर उसमें कढ़ाई चढ़ाती और अंदर कमरे में जाके लैपटॉप खोल बैठ जाती। फिर गोरेलाल उसकी पसंद से खाना बनाता, दोनों साथ खाते और कुक चली जाती। एक बार तो राय साहब कमरे पर ही आ गए। उस वक्त गोरेलाल कमरे पर नहीं था। पूछने पर कुक ने बताया कि वह किंग्सवे कैंप गया है। असल में उस दिन गोरेलाल ने कुक से कहा कि आज वह बहुत थका हुआ है। इस पर कुक ने उसे बाहर से ही कुछ लाने को कहा। उसने लगे हाथ उस दिन लच्छा पराठा और चिकन करी खाने की इच्छा जता दी। गोरेलाल वही लाने किंग्सवे कैंप गया हुआ था। एक कुक के लिए इस तरह के समर्पण का अर्थ यह कतई नहीं था कि उन दोनों के बीच कुछ भी गलत था, बल्कि यह तो कुछ भी गलत नहीं हो सकने का कारण था। गोरेलाल अपने मिशन में पूरी ईमानदारी से लगा हुआ था और कुक आयशा एक सधे हुए खिलाड़ी की तरह सब सही किए जा रही थी। गोरेलाल कुछ भी गलत कर ही नहीं पा रहा था। इधर राय साहब ने भी टिफिन से खाना बंद कर दिया और खुद ही खाना बनाने लगे। एक दिन नेहरू विहार में सब्जी खरीदते हुए अचानक राय साहब को पायल दिख गई। पायल बड़ी तेजी से निकली जा रही थी। राय साहब तब तक 5 किलो आलू और 5 किलो प्याज खरीद चुके थे। इतना भारी झोला लेकर एक बार तो दौड़े पर लड़खड़ा गए। फिर आधे रास्ते झोला रखकर दौड़े। पीछे से जाकर पायल जी का संबोधन किया। पायल ने पीछे मुड़कर देखा तो मुंह से निकला, अरे राय साहब आप? नहीं, मैं आपका कृपा। राय साहब ने सीने पर हाथ धरते हुए कहा, असल में दौड़ने में गले का माला बटन से उलझ जाने के कारण शर्ट के ऊपर की एक बटन टूट गई थी। पायल सुनकर हंस पड़ी। और इधर कहाँ आई थी? राय साहब ने इलाके के राय बहादुर की तरह पूछा। मुझे न इस बार यूपीपीसीएस देना है, उसी के लिए एक फ्रेंड के कमरे पर गई थी कुछ नोट्स देने। मुझसे इतने फैक्ट इकट्ठा नहीं होते, ऊपर से मेरा सब्जेक्ट हिस्ट्री है। लो जी, अजी मेरा नाम पूछ लेना, आप यहाँ से लेकर इलाहाबाद तक यूपीपीसीएस का मास्टर हूँ। लोग वहां से आते हैं हमारे पास नोट्स बनवाने, और तो और मेरा भी हिस्ट्री है। राय साहब ने आंख चमकाते हुए कहा। पायल ने राय साहब को बड़े ध्यान से सुना। फिर वहीं बगल में जूस की दुकान थी। राय साहब जूस पिलाने की जिद करने लगे। पायल ने मना कर दिया और कहा कि अभी जस्ट बियर पिया है। राय साहब को तुरंत सब याद आ गया। उसके बाद पायल ने बिना मांग पत्रा के लिए वहीं पास खड़ा रिक्शा ले लिया। रिक्शा ज्यों ही चला, राय साहब ने दौड़कर रिक्शे वाले को 10 का नोट थमा दिया। मुस्कुराते हुए वापस आ गए और पायल भी मुस्कुराने लगी। उसी रात अभी ठीक 11:30 बजे थे। तकिया के नीचे रखा राय साहब का मोबाइल बज उठा। बस एक सनम चाहिए आशिकी के लिए। राय साहब ने अनमने ढंग से फोन उठाया तो उछल पड़े। फोन हाथ में लिए दौड़े और पहले डिओड्रेंट छिड़का। ऐसा इसलिए कि बात करते हुए मन खुशबू से भरा रहे। फोन रिसीव करते ही उधर से आवाज आई, हेलो कृपा बोल रहे हो? हाँ हाँ पायल जी, मैं ही बोल रहा हूँ। अब लगा ना थोड़ा अपना मन? आप तो एकदम से अजनबी की तरह बोल दिए थे सुबह राय साहब। राय साहब ने कहा, अरे नहीं यार, जस्ट पी थी ना, सो थोड़ी सी तमीज आ गई थी। अच्छा, मुझ पर एक कृपा करोगे मेरे कृपा, रॉक स्टार मेरे? पायल ने मारक अदा से कहा। अरे जान ले लीजिए ना, आप दे दूंगा, आप आदेश तो करिए। अच्छा, वो रिक्शा वाला ठीक से पहुंचा दिया था ना? राय साहब ने फिक्रमंद भाव से कहा। हाँ, अरे वो एक फ्रेंड मिल गया था, सो उतर कर उसी की बाइक से चली गई। पायल ने एक हल्का सा झटका देते हुए कहा। राय साहब का कलेजा हल्का सा स्क्रैच हुआ और वह भी यह सोचकर
कि साला तब तो फालतू में 10 रुपया दे दिया रिक्शा वाला को। अच्छा, आप 10 रुपए के बारे में मत सोचिएगा कि बर्बाद हो गया। गया तो मेरा गया, कोई बात नहीं, दोस्ती में 10-20 रुपया नहीं देखा जाता। राय साहब ने आखिर अपना दर्द बयां कर ही दिया। पहले तो पायल को कुछ समझ में नहीं आया, फिर ध्यान आने पर उसने अनसुना करते हुए अपनी असली बात कही। कृपा, मैं कल सुबह 10 बजे तुम्हारे कमरे पर आऊंगी। मुझे अच्छे से सारे नोट्स दे देना, ठीक ना? पायल ने कहकर फोन काट लिया। राय साहब तो बिस्तर पर जैसे ही उड़न खटोला जैसा फील करने लगे। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि सो जाएं या जगकर ही सुबह के 10 बजे का इंतजार करना। पायल ने जिस तरह खुद उनके कमरे पर आने को फोन किया, वे समझ गए कि आखिरकार उनका व्यक्तित्व निखर ही गया और पायल की खनखन से उनका जीवन खनखनाने वाला है। आखिर पायल ने दिल दे ही दिया। इस सुरफुर सुरफुर के बीच राय साहब को नींद आ गई। सुबह 9 बजे नींद खुली। जन्मदिन के बाद तो बस एक दिन झाड़ू लगी थी राय साहब समझ ही नहीं पा रहे थे कि खुद को साफ करें या कमरा, या बेड की चादर या तकिया। समय बहुत कम था। खुद तो खैर पहले से ज्यादा साफ सुथरे थे, पर कमरे का हाल एकदम बुरा था। जल्दी जल्दी में उन्होंने झाड़ू मारी और अपने पुरातन गंजी और जंगिया को बेड के नीचे डाला। अपना सफेद तौलिया, जो अब काला हो चुका था, उसे बाथरूम से हटाकर बेड के नीचे दबा दिया। कमरे की दुर्गंध का मुकाबले का जिम्मा फिनाइल की गोली को देते हुए लगभग दौड़ते हुए फिनाइल की गोली ले आया और तकिया के नीचे लाकर रख दिया। स्नान करने के बाद वही टी शर्ट पहन ली जो उन्होंने अपने बड़े भाई की शादी में पहनी थी। 10 बजने में 5 मिनट कम ही थे। किसी ने दरवाजा खटखटाया। राय साहब दरवाजे की तरफ दौड़े। सामने अखबार वाला था। वह पैसे लेने आया था। राय साहब ने झुंझला कर उसे बाद में आने को कहा। राय साहब दरवाजा सटाकर वापस मुड़े कि बाहर किसी के सांस फूलने की आवाज आई। राय साहब निकले तो देखा कि पायल हाँफ रही थी। अरे, आप थक गई? ठहरिए, कोल्ड ड्रिंक लेकर आते हैं। राय साहब नीचे जाने लगे। यार पागल हो क्या? हाँफ रही हूँ, पानी दो, कोल्ड ड्रिंक नहीं। पायल ने थोड़ा नॉर्मल होते हुए कहा। जी हाँ हाँ हाँ, अच्छा अंदर आइए, बैठिए ना। राय साहब ने आगे आकर कहा। पानी देकर राय साहब झट से नीचे जा कोल्ड ड्रिंक ले आए, साथ ही चिप्स भी। ऊपर आकर तुरंत चूल्हे पर तहरी चढ़ा दिया। ये सब क्या कर रहे हो कृपा? पायल ने मुंह बिचका कर कहा। जी नहीं, आप आराम से बैठिए, आज मुझे मेहमान नवाजी तो करने दीजिए। जन्मदिन वाले दिन इतनी भीड़ थी कि हम लोग बात भी नहीं कर पाए। आज आराम से दिल की बात करेंगे। ठहरिए ना, हम बैग लेकर आ जाएंगे और बियर भी ले आएंगे। कृपा और मेरे नोट्स? पायल ने सवालिया अंदाज से पूछा। वो खाना खाने और पीने के बाद मिलेगा। राय साहब के कहते ही दोनों हंस पड़े। पायल के लिए उस कमरे में बैठना नरक के रिसेप्शन पे बैठना जैसा लग रहा था। कमरे की दुर्गंध का कोई मुकाबला नहीं था। ऊपर से तकिया के नीचे रखा फिनाइल भी फॉर्म में था। पर क्या कहती, जब तक राय साहब नोट्स हवाले नहीं करते निकलना बेकार था, क्योंकि तब वहां जाना ही बेकार हो जाता। कृपा, वॉशरूम किधर है तुम्हारा? पायल ने बेड से उठते हुए कहा। जी हाँ, बाथरूम हमारा बस यही तो है, सामने। राय साहब ने भी खड़े होकर इशारा किया। पायल जैसे ही बाथरूम गई, इधर बेड पर रखे उसके मोबाइल पर कॉल आया। मोबाइल साइलेंट मोड पर था। फिर भी राय साहब की नजर उस पर चल ही गई। स्क्रीन पर लिखा आ रहा था कि कॉलिंग जान 3। राय साहब ने फिर से गौर से देखा। स्क्रीन पर वही लिख के आ रहा था, कॉलिंग जान 3। राय साहब तो जैसे बसने से पहले ही उजड़ गए, खेलने से पहले ही झड़ गए। रीजनिंग का अभ्यास करते करते वो इतना जरूर समझ गए थे कि कॉलिंग जान 3 का मतलब है कि कम से कम 3 जान तो हैं, उसके आगे तो भगवान ही जाने। अभी बस 20 सेकंड पहले ही विचलित हो गए थे राय साहब, तो खुद को तुरंत संभाला। अपनी उम्र देखी, शक्ल देखी और उस छोटी सी नन्ही सी प्यारी सी लड़की के उम्र और तेवर देखे। इस तुलनात्मक अध्ययन में उन्होंने पाया कि भला इस फूल सी जान में मुझ जैसे महाप्राण कहाँ समाएगा।
तो उन्होंने तय कर लिया कि सब जान बनकर थोड़े ही घूमेंगे इस जान के पीछे, और भी तो रास्ते हैं। उन्होंने तुरंत अपने दिमाग की फॉर्मेटिंग चेंज की। तब तक उनको ध्यान में आया कि पायल अभी तक बाथरूम से निकली क्यों नहीं। कहीं दुर्गंध के मारे बेहोश तो नहीं हो गई। अभी वो कुछ सोच रहे थे कि पायल नथुने पर रुमाल बांधे बाहर निकले। राय साहब ने रुमाल बंधा देख समझ लिया कि लड़की होशियार है। इसने अंदर ही अपना जान बचाने का हर संभव उपाय कर लिया था। ओहो, आइए पायल बहन। बहन, मैं तो डर ही गया, अंदर इतनी देर क्यों लगा दी। बहन शब्द सुनते ही पायल जितना हो सकी उतना चौंकी। उसने मन ही मन सोचा, ये रायवा को हो का गया अचानक। अभी तो परमाणु रिएक्टर जैसा गर्म था, अचानक साइबेरिया का बर्फ हो गया। क्या हो गया क्या कृपा? पायल ने आश्चर्य से पूछा। नहीं मेरी प्यारी बहना, प्लीज मुझे भैया बोलकर गले लगा लो। मैं तुम्हारी जैसी बहन खोना नहीं चाहता। मेरी यहाँ कोई बहन नहीं। राय साहब एकदम से करीब आकर बोले। अक्सर कोचिंग में अपनी बगल की बैठी लड़की में भी लड़का पहले अपनी प्रेमिका देखता है, फिर दुल्हन देखता है, फिर अच्छा दोस्त देखता है और अंत में बहन पर आकर समझौता कर लेता है। यह बड़ी सामान्य मनोवृत्ति देखी गई थी। यहाँ लड़के लड़कियों से उल्टे सीधे संबंध से ज्यादा परेशान और अधीर नहीं रहते थे, बल्कि किसी भी तरह से संपर्क के लिए ज्यादा ललायत रहते थे। भले वो संपर्क पत्र पर चाय पीने का हो, पार्क में किताबें लेने देने का हो, कूपन रिचार्ज कराने का हो, खाना पहुंचाने या लेने का हो, घर से आई मिठाई खाने खिलाने का हो, बीमारी के वक्त दवा पहुंचाने का हो, कमरे पर जाते समय सब्जी दे जाने का हो, या फिर रक्षाबंधन पर कमरे पर राखी बंधवाकर भावुक हो जाने का हो। इन्हें तो बस संपर्क चाहिए, कोई लालसा नहीं, कोई इच्छा नहीं। इन लड़कों का मन वैसे ही साफ होता है जैसे नवंबर की दोपहर में आसमान। वो तो ठीक है कृपा भाई, पर चलो नोट्स दे दो, फिर आती हूँ रक्षाबंधन के दिन। पायल ने भी पिंड छुड़ाने वाले मूड में कहा। हाँ लीजिए, निकाल कर रखा था रात को ही। और सुनिए ना, जब भी नेहरू विहार आइएगा हमारे कमरे पर बेहिचक आ जाइएगा। अपना घर समझिए। अरे भाई का कमरा है, आपका हक है बहन। राय साहब ने कलेजे पर पत्थर रखते हुए संपर्क बनाए रखने का आखिरी दांव खेल दिया। क्या करता बेचारा, जितना बन सका उतना किया। देखते हैं आगे क्या होता है। मिलते हैं अगले अध्याय में। तब तक के लिए नमस्कार।